बच्चे, अब ऑन करो और देखो ध्यान से। log 1.25 की वैल्यू बेटा कैसे निकाल सकते हैं? 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। अब 1 की वैल्यू है 0, log 2 की वैल्यू 0.3, इसका अगर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसका मीन लोगे तो कितनी वैल्यू जाएगी बेटा? इधर तो log 1.5 समझ लो, आधा करोगे तो, और इधर कितना रह जाएगा? 0.15, है कि नहीं? लेकिन आपको किसकी चाहिए? 1.25 की चाहिए, यानी इसका भी बेटा एवरेज ले लो। 0.15 को 2 से डिवाइड करो एक बार, 0.15 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज लोगे तो कितना होगा 0 और 0.15 का? 0.075। देखो बच्चों 0.075, 0.15 का आधा कर लेंगे तो आधा कर लेते हैं तो ये होगा 0.07, है कि नहीं? 0.075 बोलो बेटा, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? लगभग 2.075। देखो सिमरन यही वैल्यू है 2.075, अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए। बताएं जरा, इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले बेटा 10 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लो। क्या करो सबसे पहले? फर्स्ट आपको क्या काम करना है? 10 की पावर 2 में रेज कर लो जितना बाकी टर्म रह गया। जैसे मान लो आपके पास किस किस की वैल्यू है? log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू है। log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू है आपके पास, तो अगर आप उसमें 125 को कैसे लिख दो? 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितना भी टर्म है उसको सबको 10 रेज़ टू द पावर में कर देते हैं। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आया बेटा समझ में? सिमरन कैसे निकाला है? किसी भी नंबर को, अब जैसे 900 का निकालना है, कोई भी क्वांटिटी निकालनी है, 923 निकालना है मान लो, 923 का log, तो उसको कैसे लिखोगे? 9.23, ठीक है, क्योंकि log 9 की वैल्यू आपके पास है। समझ रहे मेरी बात? log 9 की वैल्यू आपके पास है, तो आप लिखोगे log 923 को log 9.23 इंटू 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को अगर सॉल्व करोगे तो फिर वो 2 वैल्यू आ जाएगी, और log 9.73 जो भी वैल्यू है उसका आप log निकाल लो अलग से। ठीक है, मैंने आपको याद कराई थी ना 1 से लेके 10 तक वैल्यू सारी, बताइए। ठीक है, यस सर। तो एक बार बेटा सभी बच्चे कैमरा तो ऑन कर लो, अटेंडेंस शुरू हो जाएगी। कल क्यों एब्सेंट थे बच्चे? कल क्यों एब्सेंट थे बच्चे? 1 घंटे की क्लास नहीं ले पाते हो? तुम्हें कौन सी पूजा पाठ करनी थी? इतने भक्त नहीं हो तुम। पढ़ाई पे बेटा ध्यान दो, कर्म ही पूजा है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा कर्म क्या है? उसकी पढ़ाई है, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ है। ठीक है, हाँ बेटा, और किसी का कोई डाउट है? लॉग के क्वेश्चंस को करना बताया। हाँ गुंजन बोलो बेटा, बोलो, पूछ सकते हो क्वेश्चन। लॉग का समझ में आया कंसेप्ट कैसे निकालते हैं? बेटा कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, सबसे पहले उसको क्या करो, सुनो, 1 से लेके 10 तक की लॉग की वैल्यू आपको पता है। log 1 0, log 2 0.3, इस तरीके से याद कराई थी आपको 10 तक। याद है कि भूल गए? करूं रिवाइज? चलो log 2 0.3 होता है, ठीक है, log 2 की वैल्यू बेटा 0.3 होती है। उसके बाद log 3 की वैल्यू कितनी थी? 0.48। हाँ 0.48, फिर log 4 तो डबल ही हो जाएगा log 2 का, यानी 0.6 हो जाएगी। log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 0.7, इस तरीके से करते हैं। हाँ बोलो प्रथम, कितनी होगी? ठीक है, log 7 0.84, सॉरी log 6 कितना हो जाएगा? log 6 हो गया बेटा log 2 का 3 गुना, log 2 की पावर 3, हाँ पावर 3, 2 इंटू 3, हाँ, तो 2 और 3 को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 को ऐड करोगे तो 0 पॉइंट कितना था? 0.3 प्लस 0.48, 0.78, ठीक है, ये वैल्यू आएगी log 6 की। फिर log 7 0.84,
ठीक है, log 8 0.9 और log 9 होता है 0.95, ठीक है, और log 10 1 हो गया। तो ये वैल्यू आपको 10 वैल्यू बेटा याद रखनी है। अब इसके बेसिस पर आप किसी भी लॉग को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को बेटा, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो कोई भी नंबर दे रखा है, अगर जैसे अभी आपने मुझसे पूछा सिमरन ने कि सर क्या था नंबर 125, ऐसे अगर कोई अगर आपको पॉइंट में भी नंबर दे रखा है, देखो जैसे बेटा अगर ये कोई नंबर दे रखा है 0.0125, तो पहले इसको क्या करोगे, पहले इसको क्या करना है 1 से 10 की रेंज में कन्वर्ट करो। तो 1 की 10 की रेंज में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे इसको एक्चुअल में लिखना है आपको 0.0125 है ना, इसको यहां पर लेके आओ 1.25 यहां तक लेके आना है। कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, 1.25 1.25 और 10 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, देखो जरा 0.0125 को कैसे लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर -2। समझ में आ रहा है बेटा ये करना क्यों जरूरी है। अब ये फॉर्म आ गई ना आपके पास 1.25 आ गई, इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाल के दिखाई है आपको। अगर आपको log 1 की वैल्यू पता है और log 2 की वैल्यू पता है तो लगभग बेटा अप्रोक्सीमेटली लेते जाएंगे। जैसे log 1 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, अगर इन दोनों का एवरेज ले लोगे तो अदिति कितने का log आ जाएगा आपके पास। अगर 1 और 2 का एवरेज लेंगे तो log किसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 की आधा, 1 और 2 का आधा कितना हो जाएगा एवरेज 1.5 है कि नहीं, बोलो। यस सर। और यस सर। जब 1.5 की वैल्यू आ गई उसको फिर आधा कर दो, क्योंकि 1.25 का मतलब क्या है बेटा, एक हिस्सा, एक तो एक पूरा 1/4 चौथा हिस्सा। 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4 होता है ना। तो जो वैल्यू आपकी आई है 1.5 की, log 1.5 की वैल्यू बेटा कितनी आई है, अगर हम एवरेज लें तो ये आ रही है, जैसे log 0.3 का एवरेज लोगे तो 0.15, फिर इसका भी आधा कर दो, है कि नहीं, इसका फिर आप आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और जनरली बेटा क्वेश्चंस में कई बार दिए भी रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन में log की वैल्यू आजकल एग्जाम में मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बेटा आपको पूरा एक दे दिया, आपको लगभग आप आंसर निकाल सकते हो 1 से लेके 10 तक की अगर आपके पास वैल्यू है बेटा तो आप log को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो नरनेस्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ई सेल की वैल्यू निकालना। इसके बाद देखो अगर बेटा नोट्स पर रिवीजन करने का अगर आपने देखा होगा, रिवीजन किया होगा, तो आपको इसके बाद क्या दिखेगा, इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ये मैंने बोर्ड पर लिखा है एक बार, रिलेशन बिटवीन ई सेल, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन सेट होगा, क्या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से बेटा तो क्या रिलेशन है, इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो योगेश इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, एक तो बेटा सभी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे और फिर मुझे बताओ जल्दी से जो मैं पूछ रहा हूं, योगेश बताइए। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा किसको बोलते हैं, व्हाट व्हेन यू विल कॉल ए इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कभी इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में कब आएगा ये आपको बताओ मुझे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन बेटा टेक प्लेस कर रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। हाँ, तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, जल्दी से सोच के बताओ, मैंने पढ़ा रखा है। कब होगा बेटा इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। गुंजन बेटा कुछ पूछना था आपको। एक तो बच्चों अब्सेंट मत हुआ करो, जितने बच्चे यहां पर हैं कल की क्लास में अब्सेंट क्यों थे ये बताइए, बाकी बच्चे भी बताइए क्या हुआ है। बहुत सारे बच्चे अब्सेंट थे कल। बेटा क्लास में अब्सेंट नहीं होना बिल्कुल भी, और आपको नोट्स के लिए भी बोल रखा है, नोट्स में चेक कर लूंगा किस किसने नहीं किया सबमिट। आई थिंक सबने कर दिए हैं सबमिट, सबने कर दिए, गुंजन कर दिए बेटा सबमिट। यस सर।
साहिल, अरे गर्ल्स का Yes, तो मुझे sir. पता है, गर्ल्स ने तो सबमिट कर दिए हैं, लेकिन कुछ और बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं करे हैं, एक बार देख लें। तो गुंजन बेटा क्या हुआ, नोट सबमिट कर रहे हैं क्या? रिप्लाई करो बेटा एक बार। नोट सबमिट हो गए बेटा? यस और नो? नहीं किए? चलो कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा पढ़ रहे थे, देखो तो आप लोग बेटा केमिस्ट्री में याद रखो इक्विलिब्रियम कब आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो बेटा दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? बेटा आप लोगों ने कैमरा भी ऑन नहीं कर रखा, बहुत सारे बच्चों ने, जल्दी से ऑन करें। सिर्फ 2 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर तो स्क्रीन पर, बाकियों को क्या हो गया? ऑप्शन भी नहीं आ रहा, बताओ बेटा। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सबको पता है? कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होंगे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होगा या इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर? इन दोनों वर्ड्स में समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब बेटा क्या है, एक बार अगर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो क्या प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे? ये होता है नहीं, हाँ ठीक है। इस टाइप का रिएक्शन बेटा क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दीज आर टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस के अंदर बेटा कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट तो पूरा का पूरा क्या होगा, धीरे धीरे करके रिएक्टेंट बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? जहां पर इरिवर्सिबल, सॉरी, जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी बेटा, जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, क्योंकि वहां पर क्या प्रोसेस होगी, धीरे धीरे पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बेटा प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होने लग जाता है। तो जैसे अगर रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बेटा बात करें, अगर हम सेल की बात करें, डेनियल सेल की बात करें, तो उसमें क्या रिएक्शन हम लिखते हैं? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन, ठीक है, एक्वस, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा Zn2 प्लस आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इस रिएक्शन में बेटा अगर आप, ये रिडॉक्स रिएक्शन है और ऐसे मान के चलो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम ऐसा देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां पर बेटा आप क्या देखोगे कि बेसिकली क्या होगा कि यहां पर क्या हो रहा है, जिंक Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसी कंडीशन बन जाएगी, देखो इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब यहां पर आप देखोगे, जैसे दोनों साइड पर रिएक्शंस को देखो, तो एनोड पर बेटा जिंक आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है Zn2 प्लस आयन की। यहां पर एनोड पर अगर देखोगे आप, तो एनोड पर बेटा क्या होता है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन, Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है ना। तो जैसे मान लो अगर स्टार्टिंग में जीरो कंसंट्रेशन थी, मान लो जीरो कंसंट्रेशन से धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, है ना, इंक्रीज करेगी। जबकि कैथोड पर बेटा क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगी, क्योंकि पहले कॉपर आयन थे वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे बेटा, धीरे धीरे कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप समझो मेरी बात, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ती जाएगी और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब इक्विलिब्रियम कब बनेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम कब आएगा, बताइए, कौन बता सकता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा कब आती है? आपको पढ़ा रखा है ये सब मैंने, कब आएगी? जब जिंक आयन की कंसंट्रेशन बेटा, सॉरी, जिंक आयन की कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, हाँ इक्वल, देखो नोट्स में भी लिखा हुआ है Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। तो इस अच्छा इस स्टेज पर बेटा देखो क्या होगा, जब ये स्टेज आ जाएगी, जब जिंक आयन की कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, तब एक टर्म आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी जिसको बोलते हैं। 11th क्लास में याद है बच्चों, पढ़ाए कि बिल्कुल भी याद नहीं है? केसी की वैल्यू पता है आपको, केसी कैसे निकालते हैं?
इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बेटा होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ऊपर क्या रखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर, हाँ इस रिएक्शन के अंदर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कंसंट्रेशन क्या है, एक बार बताओ। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन से आयन बन रहे हैं, प्रोडक्ट की बात करोगे तो कौन से आयन है, जिंक आयन है, सिंपल है बिल्कुल। और रिएक्टेंट कौन से कंसंट्रेशन है, कॉपर आयन Cu2+। बस ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो log Kc की वैल्यू बेटा क्या होगी, सॉरी Kc की वैल्यू क्या होगी बेटा, Zn2+ अपॉन Cu2+ आयन। अगर आप बेटा इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा बताओ। अच्छा एक चीज और, एक बार रुको, एक और चीज रुको, एक और बेटा बात, इक्विलिब्रियम के ऊपर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो मैं समझाता हूं। मैंने आपको बताया था जब ईएमएफ, जब एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते हैं 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, तो ये वही स्टेज है बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अब सर्किट के अंदर और करंट फ्लो नहीं करने वाला, यानी रिएक्शंस बेटा एक तरीके से रुक चुके हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिएक्शंस रुक चुके हैं क्योंकि दोनों साइड की कंसंट्रेशन बेटा बराबर हो गई। अब देखो कल मैंने सेल पोटेंशियल बताया था आपको, तो सेल पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता था, बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड में से जो पोटेंशियल होता था उसी को सब्ट्रैक्ट करते थे ना। जब बेटा दोनों साइड की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, सुनना, जब दोनों साइड की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, यानी यहां पर जिंक आयन की और यहां पर कॉपर आयन की, तो बेटा आप ये देखोगे कि सेल पोटेंशियल इस सेल के अंदर जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो सेल मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी बराबर हो गए दोनों साइड पर। तो यानी ई नॉट सेल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी उस स्टेज पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इक्विलिब्रियम में दो चीज याद रखो, ऐसे याद रखो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दो चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। एक तो ये कि बेटा दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जिंक आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो गई, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा बेटा ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, या जिसको ई नॉट सेल लिखते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखते हैं, उसकी वैल्यू बेटा कितनी हो गई, जीरो हो जाएगी। अगर इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे जो ऊपर लिखी है मैंने, अगर यहां पर पुट करोगे तो आपके पास क्या रिलेशन आने वाला है बेटा, क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, ई सेल की वैल्यू जीरो होगी, ई सेल नॉट ई नॉट सेल, ठीक है। ई सेल की वैल्यू बेटा जीरो होगी, ये वाला जो ईएमएफ आएगा ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ई सेल को जीरो करोगे तो देखो क्या रिलेशन होगा, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर, ई नॉट सेल उसको इधर ले आओ, ई नॉट सेल को इधर लेके आओगे तो आपका रिलेशन बनेगा बेटा 0.059 अपॉन n log ऑफ, अब इसको क्या लिख सकते हो, Zn2+ अपॉन कॉपर को क्या लिख सकते हो, Kc लिख सकते हो, सॉरी Kc लिख सकते हो बेटा। ये देखो ये रिलेशन आएगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम रिलेशन, ई सेल के बीच में बेटा, ई नॉट सेल के बीच में और log Kc के बीच में ये रिलेशन आता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप है ई नॉट सेल और Kc के बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, दिख रहा है सबको। तो बेटा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है बेटा। जैसे Kc की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पर, अगर आप Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे, आपको पहले ई नॉट सेल या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप कैलकुलेट कर लोगे ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है। और यहां पर आप फिर n की वैल्यू भी पुट कर दोगे तो log Kc की वैल्यू आ जाएगी। एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एंटी लॉग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार एंटी लॉग का भी आपको बताया था, देख लेना, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो तो आप बता देना, अभी मैं थियोरेटिकल कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की। अच्छा बेटा यहाँ पर फिर मैंने नोट्स में एक चीज और लिखवाई थी कि अगर यहाँ पर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Kc, यहाँ जो बेटा Kc की वैल्यू आएगी इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, जैसे Kc की वैल्यू क्या आ सकती है, एक तो बहुत कम आ सकती है, बहुत ज्यादा आ सकती है, तो उनका क्या मतलब होगा, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है,
तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा 11th क्लास में अगर जाएंगे तो आपको मैं याद दिलाता हूं कि केसी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आती है इसका क्या मतलब होता है। इफ केसी इज वेरी वेरी हाई, अगर बेटा केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, वेरी हाई का मतलब लगभग 10 की पावर 7, 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 7 के बीच में अगर केसी की वैल्यू आती है तो इसका मतलब बेटा होता है कि रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है बेटा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब देखना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सेल का रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी जिंक आयन बेटा पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, Zn2+ आयन के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से कॉपर आयन जो होगा वो पूरा का पूरा कॉपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी आप ऐसे समझ लो बेटा जैसे अगर सेल की पूरी लाइफ की बात करो तो अगर केसी की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, केसी की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी बेटा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी उससे आगे सेल और काम नहीं करेगा, ठीक है। सेल के रिएक्शंस रुक जाएंगे, जब सेल के रिएक्शन रुक जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एक ये ट्रिकी क्वेश्चन यही चीज समझा रहा हूं आपको, अगर बेटा केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहां पर इक्विलिब्रियम बेटा एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी अब जो है और ज्यादा जिंक आयन की कंसंट्रेशन नहीं होने वाली, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंच चुकी है। और उस कंडीशन के ऊपर बेटा ना तो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, ना ही सेल प्रॉपरली काम कर पाएगा, ठीक है। मतलब सेल रुक जाएगा बेसिकली, धीरे धीरे करके रिएक्शन होंगे। पहले तो एक रिएक्शन बेटा जाते 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 एक मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाएंगे ना, जब सारा रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो Zn2+ आयन बेटा जब सारा का सारा जिंक इक्विलिब्रियम पर हो क्या रहा है, आप समझ रहे हो, केसी की वैल्यू अगर मैक्सिमम यहां पर आएगी तो इसका मतलब है रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है रिएक्शन का, ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात। यानी जिंक बेटा, जिंक मेटल जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो चुका है इस स्टेज पर, अगर केसी की वैल्यू मैक्सिमम आती है। और अगर केसी की वैल्यू मिनिमम आती है तो इसका मतलब रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात। बस इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है बेटा कि जो केसी की वैल्यू आ रही है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेंगे इसमें, बस इतनी चीज आती है। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी बेटा, और एक रिलेशन पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी का ई नोट सेल के साथ और केसी के साथ, उसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले बेटा गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लो। आखिर गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स फ्री एनर्जी, कौन बताएगा बेटा, बताओ जल्दी, कई बार बता चुका हूं। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है बेटा 11th क्लास में, एक टर्म आता था गिब्स फ्री एनर्जी। सर कुछ काम हाँ होती है। हाँ, किसी भी रिएक्शन को बेटा करने के लिए कुछ हमें एनर्जी चाहिए, है ना, वही एनर्जी बेटा होती है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा आरजी, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और बेटा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर किसी रिएक्शन को फिजिबल होना है, यानी नेचर में कोई रिएक्शन हो सकता है, तो उसके लिए बेटा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए। ये चीज आपको बताई थी, ये चीज याद रखना, डेल्टा जी की वैल्यू आपको नेगेटिव होनी चाहिए। अब डेल्टा जी का बेटा मतलब क्या है, एनर्जी है ये। अब यहां पर किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा एनर्जी किस चीज से मिल रही है अपने को, हाउ आर वी गेटिंग द एनर्जी, बताइए जरा, सिस्टम को एनर्जी कैसे मिल रही है। यहां पर इस सेल के अंदर बेटा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताइए, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, है कि नहीं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो बेसिकली होगा क्या, क्या हो रहा है यहां पर, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, यही रिएक्शन होता है ना, अभी जो आपको लिख के बताया था, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बेटा क्या करेगा, इससे हमें क्या मिलने वाली है, केमिकल एनर्जी, है कि नहीं, केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी बेटा किसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो,
बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, यही पढ़ा था आपने। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बेटा वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो दोनों साइड पर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो मान लो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको मैं पूछूं डेल्टा आरजी की वैल्यू आपको निकालनी है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपसे पूछे कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर होती है एनर्जी की? जो वर्क डन होता है सिस्टम में। एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं बेटा प्रोड्यूस हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? बच्चों कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? सबने ऑफ कर लिए, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बेटा सभी बच्चे कैमरा ऑन करें तभी क्लास कंटिन्यू होगी। कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन पढ़ रहा है क्या नहीं। साहिल तुम भी एब्सेंट थे बेटा कल की क्लास में? साहिल रिप्लाई करो बेटा, कल की क्लास में एब्सेंट थे ना? मैसेज कर रहे हैं, क्या हुआ? यस सर, क्यों एब्सेंट थे? एब्सेंट नहीं होना बेटा, एब्सेंट हो गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, नेक्स्ट बेटा अगले चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ मैं रिवीजन नहीं करा पाऊंगा बेटा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है आप लोगों का। तो आप लोग बेटा कोशिश करो कि जो क्लास होती है उसके बाद, क्लास होने के बाद बेटा उसको 15-20 मिनट 1 घंटे की जो क्लास है उसको नोट्स से एक बार रिवाइज कर लो और एक बार क्लास को रिव्यू करके देख लो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। फ्लैशबैक में चले जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा, आपकी सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, सिलेबस में कोई भी कमी नहीं हुई है। एग्जाम देना पड़ेगा और जहां तक है मार्च में ही देना पड़ेगा। ये मत सोच के चलना अरे सर अभी तो ये सब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो आपका मार्च में सिलेबस हुआ, एग्जाम हुआ, तो कैसे तैयारी करेंगे, है कि नहीं? तो अभी से बेटा उसकी तैयारी करके चलो, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर बोलो सर, बोलो। सिलेबस का कटने का वो रिपोर्ट आ चुका है मेरे पास, पूरी प्रिंट आउट रखी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एमपी स्टेट बोर्ड में। के लिए, एमपी बोर्ड के लिए यस बेटा, यस सर। तो फिर आगे है तो फिर अच्छी बात है। क्योंकि फिर तो बेटा सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, और चेक कर लेंगे एक बार, हमारे पास तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सीबीएसई की समझ बेटा लिस्ट आई पढ़ है। चुका हूँ। अच्छा पढ़ लिया, तो बताओ गुंजन जरा सेम है क्या? सेम है दोनों के अंदर? तो जो सेम नहीं, स्टेट में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा। जैसे फैराडे लॉ है उसमें, देखा आपने चैप्टर 3 सर में? सर डिटेल में नहीं देखा, पर मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। हाँ बच्चों को शेयर कर दो सबको, मैं भी देखता हूँ कि उसमें कौन से टॉपिक्स हट गए हैं। तो बेटा लेकिन अब तक तो हमारी मजबूरी थी, हमें तो ये सोचकर चलना था कि सब कुछ पढ़ाना है, तो कोशिश करेंगे अगर हमारे पास आ जाएगा अपडेट, ठीक है। वैसे बेटा आप लोगों को मैं एक चीज मैंने देखा, ये जो शिवालाल बुक थी एक मेरे को मिली, ये शिवालाल बुक है ना, ये आप लोगों की कुंजी होती है क्या प्रैक्टिस पेपर। तो ये बुक मैंने देखी, तो इसमें तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप लोग मेरे नोट्स को पढ़ोगे, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं बेटा, तो गुंजन उसके बाद तो आई थिंक इसमें काफी कम चीजें हैं, उतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने कराया है उतना काफी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी उससे ज्यादा नहीं आएंगे टफ, ठीक है। चलो, तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बेटा अपने को निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसके लिए एक रिलेशन याद करो, फिजिक्स में आपने पढ़ा था, जब हम बोलते हैं पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? तो मैं एक बार बच्चों याद कराता हूं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो किसके बराबर होती है? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन क्यू बोलते हैं, ये था W अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बेटा किसके बराबर होती है? जितना काम करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। डेफिनेशन याद है? मुझे तो अभी तक याद है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो कितना काम करना पड़ता है अपने को, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको।
ठीक है बच्चों, तो यहां से बेटा इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। कितना काम करना पड़ेगा, W इंटू सॉरी B इंटू Q। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सुनो ध्यान से, V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q क्या है बेटा, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब इसी चीज को बेटा सेल पर अप्लाई करके देखो, सेल में भी तो कुछ काम हो रहा है, सेल में भी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है बेटा, तो कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा होगा, तो सेल का इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, V अपॉन Q। तो सेल के अंदर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस किसको क्या बोलेंगे आप, उसको ही तो लिखते हैं E नॉट सेल। अगर इस सेल की बात करोगे तो यही तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के लिए, E नॉट सेल। और इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा किससे, गुंजन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज से। तो सेल के ऊपर टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा NF आता है इसके लिए। NF का मतलब क्या होता है, N का बेटा नंबर ऑफ, मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और बेसिकली बेटा F क्या होता है, ऑफ F क्या होता है, इट इज द चार्ज पर मोल, यानी बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या जैसे सॉरी जो चार्ज है, फैराडे का मतलब बेटा क्या था, F का मतलब क्या था, आप तो चैप्टर पीछे भी पढ़ चुके हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है तो उसको F बोलते हैं। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आपको चार्ज पता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे, है ना। गुंजन बोलो बेटा, फैराडे की बेटा डेफिनेशन बताई थी ना पार्ट 5 के नोट्स में, पार्ट 5 के नोट्स में फैराडे की वैल्यू क्या थी, डेफिनेशन क्या थी, इट इज द, बोलो इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा कितना चार्ज होगा। एक तो बेटा आप लोग रिप्लाई नहीं करते, भूल जाते हो क्या सब चीज, भूल गए कि याद है अदिति, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को फैराडे बोलते हैं, है ना। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा, किसी सेल के अंदर टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, नंबर ऑफ मोल से, n इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और F हो गया बेटा फैराडे, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, E नॉट सेल इनटू NF। ये क्या चीज आ रही है बेटा, ये किस चीज की वैल्यू थी, ये आपका है इलेक्ट्रिकल वर्क, कितना काम हुआ बेटा, कितना वर्क किया, एक सेल ने कितना काम किया, एक सेल ने कितना काम किया बेटा, ये आप निकाल रहे हो। और जो काम कर रहा है सेल वही एनर्जी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा, किसी सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आता है बेटा, वो उसके काम करने की वजह से ही तो है। जितना काम इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा यहाँ पर उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी में चेंज आएगा। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर लिखेंगे, डेल्टा आरजी, डेल्टा आरजी नॉट, बोलो ये रिलेशन आपका आता है, इसको और थोड़ा सा सही करके लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, डेल्टा आरजी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, और माइनस भी आता है इसमें, नेगेटिव साइन क्यों आएगा, अभी माइनस का कंसेप्ट देखो, क्योंकि बेटा ये एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में अगर याद हो बच्चों, जब सिस्टम को एनर्जी मिलती है, जैसे कोई सिस्टम है, ये मान लो चौक है, अगर ये चौक पर बेटा आप काम कर रहे हो, चौक को एनर्जी दे रहे हो, तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं हम, बोलो याद है बच्चों सबको, ऐसे ही करते थे। और अगर मान लो ये चौक खुद काम कर रही है अपने से, अगर ये बेटा अपने खुद से काम कर रही है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव लोगे। अगर द वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम, फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में बेटा बोलते हैं अगर कोई सिस्टम अपने से काम करता है, अपने खुद से एनर्जी कर रहा है, अपने खुद से वर्क डन कर रहा है,
तो उसको हमेशा बेटा क्या लेंगे हम, नेगेटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं उसका, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा NF E नॉट सेल। ये देखो ये रिलेशन था, याद आया बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस करे थे। डेल्टा आरजी की वैल्यू निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, n इज द नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स, E नॉट सेल जो हम सेल के अंदर निकालते हैं, F फैराडे कांस्टेंट 96485, ठीक है, इसकी वैल्यू थी। इस तरह के क्वेश्चन आपने करे हैं, बोलो ये डेल्टा आरजी का रिलेशन आता है, ठीक है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो जितने भी न्यूमेरिकल वाली चीजें हैं वो सब मैं बता रहा हूँ। नर्नेस्ट इक्वेशन, पहले तो E नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैथोड में से एनोड, फिर नर्नेस्ट इक्वेशन थी, फिर लॉ ऑफ केसी बेटा जो भी मैंने इससे पहले कराया आपको, और फिर एक रिलेशन ये है। इसके अलावा एक रिलेशन और होता है डेल्टा आरजी का बेटा। डेल्टा आरजी किसके साथ जुड़ी है, यहां पर देखो ध्यान से, जब E नॉट सेल आपको दे रखा होगा, सेल के अंदर E नॉट सेल दे रखा है बेटा, या उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम डेल्टा आरजी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डेल्टा आरजी और केसी के बीच में भी रिलेशन हो सकता है बेटा, डेल्टा आरजी और लॉग केसी के बीच में भी रिलेशन हो सकता है। वो कैसे निकालोगे, यहां पर E नॉट सेल की वैल्यू को पुट कर दो, इस वैल्यू को बेटा जो log केसी की टर्म में थी वो वैल्यू पुट करना एक बार, क्या आएगा बताओ, NF इनटू E नॉट सेल की वैल्यू बेटा देखो क्या थी 0.059, या उसको अगर वैसे लिखना चाहे स्टैंडर्ड टर्म में लिखना चाहे तो वो बन जाएगा बेटा RT अपॉन NF, ऐसे आएगा RT अपॉन NF log नेचुरल लॉग ऑफ केसी, ये आएगा RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ केसी। जो मैंने आपको रिलेशन कराया वो 0.059 लिखवा दिया है ना, तो वो बेटा उसमें टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, इसलिए था। अदरवाइज अगर RT की वैल्यू ऐसे रखोगे स्टैंडर्ड, अब दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है बेटा ये रिलेशन नीचे, तो NF से NF कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा बेटा, डेल्टा आरजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा आरजी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी माइनस RT NF, NF तो कट ही गया, RT नेचुरल लॉग ऑफ केसी, ठीक है, ये रिलेशन आएगा, ये देखो। और इसमें भी अगर बेटा आप नेचुरल लॉग को पुट कर दोगे, नेचुरल लॉग की वैल्यू को पुट करो और टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, और नेचुरल लॉग को बेटा अगर आप उसमें कन्वर्ट कर दोगे log 10 में तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 2.303 log 10। बोलो बच्चों, तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, देखना, डेल्टा आरजी नॉट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई इसकी, माइनस 0.059, 0.059 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है अपनी, चलो ठीक है कोई नहीं, ये रिलेशन दे रखा है, इसमें बेटा कैलकुलेट कर सकते हो 8.314 इंटू 298, ठीक है, अगर ये वैल्यू पुट करोगे इंटू 3.0303, ठीक है, लॉग केसी 0.059 की आनी चाहिए आई थिंक, आरटी अपन NF, अच्छा उसमें फैराडे और एफ नहीं है, उसमें उसकी वैल्यू नहीं है बस। तो बेटा यहाँ पर आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, जैसा क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन याद रखो, एक लास्ट रिलेशन क्या आ रहा है, डेल्टा आरटी के बीच में बेटा और लॉग केसी के बीच में। तो अगर मान लो अगर आपको केसी की वैल्यू दे रखी है तो आप डेल्टा आरटी निकाल सकते हो, और अगर डेल्टा आरटी दे रखी है तो केसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में रिलेशन है ये, डेल्टा आरजी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस आरटी नेचुरल लॉग ऑफ केसी, ये रिलेशन है बेटा, ठीक है, आया समझ में कि नहीं, ये सब बेटा आपने पढ़ लिया है, ये रिलेशंस हमने पढ़े थे चैप्टर के अंदर, नहीं आया तो बेटा पूछ लो,
चुपचाप बैठे हुए हो। ये बेटा डेल्टा आरजी का रिलेशन है, दो रिलेशन है डेल्टा आरजी का। एक है केसी के साथ, केसी के टर्म्स में बेटा, और एक है ई नोट सेल के साथ में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में 100%। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया? तो फिर आगे और रिवाइज करूं, फोर्थ पार्ट के नोट्स का भी रिवीजन करा देता हूं। कल आप लोग टेस्ट दोगे? कल टेस्ट दोगे सभी बच्चे? ठीक है, चलो तो तैयारी हो गई है लगभग, है ना? फोर्थ पार्ट के नोट्स का जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। अब बेटा उसके अंदर देखो कहां से शुरुआत करेंगे। उसके अंदर कहां से शुरुआत करेंगे? चलो बेटा, नंबर कम नहीं आने चाहिए टेस्ट में, मैं पहले बता रहा हूं। प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, पूछना है पूछ लो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन डाल दो, मैं बता दूंगा आपको। अगर रिवीजन करने के बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है? आई विल ट्राई कि मैं देख के उसको बता दूं कि क्या आंसर आपने पूछा है, अगर कुछ पूछना है तो आपको, ठीक है? चलो तो अब बेटा एक बार देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। उसमें बेटा इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं सारी। कंडक्टेंस से शुरुआत करेंगे। कंडक्टेंस बेटा क्या होता है? फोर्थ पार्ट के अगर नोट्स को देखोगे तो सबसे पहले बेटा उसमें टर्म दिया हुआ है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिसिस है एक, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? तो इलेक्ट्रोलिसिस तो बताया था बेटा, इट इज जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जैसे मान लो जो गैल्वेनिक सेल काम करते हैं बेटा, है ना, गैल्वेनिक सेल की जो फंक्शनिंग है बेटा, उसके ठीक अपोजिट काम करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या कन्वर्ट होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वापस केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी चीज की, जैसे सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी, है ना, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ये सब चीजें दे रखी हैं इसमें, ठीक है? कौन सा और मेटल कहां पर डिपोजिट होता है? हमेशा कैथोड पर डिपोजिट होता है, ये भी बताया था, है ना? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और कैथोड पर मेटल डिपोजिट होता है। 90% जो भी मेटल अगर कभी भी डिपोजिट करने का पूछा जाए तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है? अब बेटा हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते थे? कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते थे। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? आदित्य, कंडक्टेंस इज इक्वल टू, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस, गुड। तो रेजिस्टेंस के बराबर होती है रेसिप्रोकल के, ठीक है, 1/r। और रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। ये देखो रो एल बाय ए होता है, तो मैंने अपोजिट करके लिख दिया। फिर इसमें मैंने आपको आगे बताया था 1/रो को कैसे लिख सकते हैं बेटा? ये देखो 1/रो A/L। और इसका भी एक अपोजिट होता है जिसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी का अपोजिट बेटा क्या होता है? कंडक्टिविटी, जिसको कापा बोलते हैं। कापा ए, बच्चों भूल तो नहीं गए, कापा कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है? कंडक्टिविटी A/L। तो बेटा क्या फॉर्मूला बनता है हमारा G और कापा के बीच में? G इज इक्वल टू कापा A/L। ये देखो ये रिलेशन आया था बेटा, जल्दी से देखें। उसके बाद हाँ, अब इसके बाद बेटा अब हम यूनिट की बात करते हैं। जी की यूनिट क्या होगी? क्योंकि जी बेटा रो का अपोजिट है, रेजिस्टेंस का अपोजिट है, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो अगर जी की यूनिट बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ जी क्या होगी? इसको लिखते हैं ओम इनवर्स या साइमंस। हाँ, एस से रिप्रेजेंट करते हैं रो इनवर्स। रो इनवर्स होता है इसका साइमंस, ठीक है? एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अब यहां पर बेटा जी की वैल्यू आपको समझ में आ गई, जी की एसआई यूनिट। अगर यहां पर कापा की एसआई यूनिट देख लियो अपने को बेटा, कापा को डिफाइन कर लेते हैं एक बार। कापा को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या बताया था आपको? अगर यहां पर किसी कंडक्टर की लेंथ बेटा, अगर लेंथ 1 मीटर ले लो, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर ले लो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा 1 मीटर स्क्वायर ले लो, है ना, 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो क्या देखते हैं बेटा? जी की वैल्यू कापा के बराबर हो जाती है।
तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर देते हैं, यहीं से डिफाइन करते हैं। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस if a conductor has length 1 meter and area of cross section 1 meter square, G is equal to K, ठीक है, या K is equal to G लिख सकते हो। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कापा को बेटा एक तो कंडक्टिविटी बोलते हैं, देखो कापा इज नोन एज कंडक्टिविटी, इसके साथ साथ बेटा एक और नाम था, कापा को कंडक्टिविटी के साथ एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसलिए क्योंकि कंडक्टेंस की ही वैल्यू होती है बेटा, एक तरीके से कंडक्टेंस की वैल्यू ही है, लेकिन कब होगी कंडक्टेंस के बराबर, जब 1 मीटर लेंथ लोगे आप उसका कंडक्टर का और उसका एरिया बेटा 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, कापा की यूनिट कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में अगर आप कापा को साइड लेके और बाकी सब चीजें उधर रख दो तो क्या बनेगा बेटा, देखो GL/A है ना, GL/A बना। इसकी ऐसा यूनिट देखना है कापा की कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ कापा बताओ, G की यूनिट क्या है, G की यूनिट साइमंस है ना, लेंथ की मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉल्व हो गया, क्या बना साइमन मीटर इनवर्स, ये यूनिट थी बच्चों, याद रखना भूलना नहीं, साइमन मीटर इनवर्स होती है ऐसा यूनिट। ये तो बेटा ऐसा यूनिट हो गई, इसके अलावा एक और यूनिट भी यूज करते हैं सेंटीमीटर में, अगर आप डायमेंशन सेंटीमीटर में लोगे तो हाँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों यूनिट यूज होती हैं, लेकिन ऐसा ही कौन सी है, ऐसा यूनिट ये वाली, ठीक है साइमन, हाँ साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दोनों यूनिट है, लेकिन ऐसा ही यूनिट बेटा मीटर इनवर्स वाली होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा था कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अच्छा कंडक्टेंस भी फिर मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताई थी बेटा, एक थी आयोनिक कंडक्टेंस। जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो कौन सी कंडक्टेंस थी, आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कितनी होगी। जो मेटेलिक कंडक्टेंस है बेटा, दो चीजें नोट्स के अंदर सारी दे रखी हैं, आप देख लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, वो बेटा फिजिक्स में पढ़ते हो आप, कंडक्टर्स की बात करते हैं जहां पर, केमिस्ट्री में तो कोई कंडक्टर नहीं ले रहे, यहां बेटा हम क्या लेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे, जैसे NaCl सॉल्यूशन है तो उसकी कितनी कंडक्टेंस है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, याद है आप लोगों को, उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चलो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कैसे निकालते हैं बेटा, ये बताओ मुझे, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं बच्चों, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, उस डिवाइस का नाम क्या था बताओ, कंडक्टिविटी सेल नहीं था, कंडक्टिविटी सेल, बोलो क्या होता है कंडक्टिविटी सेल, सब भूलते जाते हो, आगे पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, कैसे काम चलेगा। कंडक्टिविटी सेल के अंदर बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, कंडक्टिविटी सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बताया था दो इलेक्ट्रोड्स होंगी बेटा, है ना, किससे बनी हुई, एक वेसल, हाँ प्लेटिनम की दो इलेक्ट्रोड्स होती है, सिंपल है बेटा, दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, इस तरीके से बना दो, ठीक है, और इनके बीच में ये बेटा एक वेसल होगा, एक वेसल है ये, इस वेसल के अंदर आपने क्या करना है बताओ, क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर क्या है इस वेसल के अंदर, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, इट इज फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ बेटा ये, ठीक है बच्चों। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सॉरी कंडक्टिविटी सेल जिसको बोलते हैं, इट इज कंडक्टिविटी सेल, इसके अंदर बेटा क्या फिल रहता है, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देंगे दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बेटा क्या करते हैं,
वायर के साथ जोड़ देते हैं आपस में किसी बैटरी के साथ, है ना। तो ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, या कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं उसको, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल गया, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो आप यहां पर एक वो थोड़ा सा कैसे करके सिक्योरिटी डिजाइन बना, चलो अब इसके अंदर बेटा देखो ध्यान से, इसके अंदर अगर, हाँ, अगर हमें डिफाइन करना है यहां पर, अब कंडक्टेंस के अंदर कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई। अब हम जो बेटा बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे। उसको मेजर कैसे करते थे? उसको मेजर करने के लिए बेटा क्या यूज करते थे अदिति? एक टर्म आता था सेल कांस्टेंट, याद करो, सेल कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते थे। मैंने बताया था सेल कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? जी स्टार एल अपॉन, हाँ गुड, इट इज द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस। बेटा किसी भी सेल की जो डायमेंशंस हैं, मतलब कितनी लेंथ है उसकी इलेक्ट्रोड्स की और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसी रेशियो को बेटा बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए। और एल अपॉन ए की अगर वैल्यू को अगर लिखना हो आर और के के टर्म्स में तो बेटा कैसे लिखते हैं? याद है आपको? हाँ, रेजिस्टेंस इनटू कापा, ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस इनटू कापा। तो फिर मैंने बताया था किसी भी कंडक्टिविटी सेल के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट की बेटा कंडक्टिविटी को मेजर करना है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अगर अपने को मेजर करना है तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन फिल करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन बेटा फिल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको पहले से पता होगी, ठीक है बेटा, कापा की वैल्यू पहले से पता होती है। और फिर हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं अदिति? एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए? ये व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किया था, ये देखो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया और यहां पर बेटा आपने क्या लगा दिया, ये किसकी रेजिस्टेंस है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। इसकी आपको निकालनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और बाकी सारे नोन होते हैं। R4, ठीक है। कैसे निकालेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर देंगे, ये R2 है। कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला आपके पास है R2 इक्वल टू R1 इंटू R4, ठीक है, उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। अच्छा, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट था R1 अपॉन R4 अपॉन R3, इस तरीके से करके, ठीक है। इतना आपको वो नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी में आता है इतना सब बेटा कब पढ़ना पड़ेगा आदित्य? जब थ्योरी में बेटा अगर एग्जाम में पूछता है कि कैसे मेजर करोगे, हाउ यू विल मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तब आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा नया टर्म एक और आता है, अच्छा सेल कांस्टेंट की डायमेंशन की भी बात कर लो। यहां पर बेटा जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट बेटा कितनी होती है बताइए? योगेश है क्या क्लास में आज? योगेश, L अपॉन A की डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी? यस सर। इसकी यूनिट कितनी होगी बताओ? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर, या तो मीटर इनवर्स हो गई या फिर बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों यूनिट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर इनवर्स होगी, ठीक है बच्चों, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, एक टर्म और रह गया बस, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में बेटा आपने क्या पढ़ा है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोलार्स लॉ, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा कैसे डिफाइन करते थे, उसका एक फॉर्मूला आप याद रखो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा मोलर कंडक्टिविटी को? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एम, है ना, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, ठीक है, ये था फॉर्मूला आपका। और इसमें अगर ऊपर की तरफ बेटा 1000 कब यूज करोगे? कापा की यूनिट, हमने कापा की यूनिट देखी कि नहीं?
देखिए सर। कितनी यूनिट निकाली कहाँ थी कापा की हमने यूनिट? रुको 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 रुको, कापा की यूनिट कहाँ निकाली? साइमन मीटर स्क्वायर कापा इज इक्वल टू जी एल बाय ए। इसकी बेटा अगर यूनिट देखोगे, अच्छा मीटर इनवर्स, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स आई थी ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप कापा की यूनिट अगर बेटा अगर न्यूमेरिकल में कापा की यूनिट इसमें दे रखी, मतलब कापा की वैल्यू मीटर इनवर्स में, तो फिर बेटा कैसे पुट करेंगे? अगर साइमन मीटर इनवर्स में दे रखी है तो आपको यहाँ पर 1000 नीचे रखना है। ये था बेटा फॉर्मूला, देखो ठीक है। इफ कापा इज इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, और अगर कापा की वैल्यू बेटा अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो तब क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला आपका हो जाएगा कापा अपॉन सी इनटू 1000। ठीक है ना? ये सब चीजें पढ़ा रखी बेटा, एक बार रिवाइज कर लेना, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है? लैम्डा एम की बेटा यूनिट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी यूनिट होती है बताया बेटा? लैम्डा एम की यूनिट एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। हाँ, मोल इनवर्स। एक होती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दूसरी बेटा यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चों ये ऐसा यूनिट है और ये दूसरी यूनिट है, दोनों यूज होती है। ठीक है? अगर आप बेटा कापा को साइमन मीटर इनवर्स में निकालोगे, सुनो, अगर इस यूनिट में बेटा कापा की वैल्यू रखोगे तो कौन सा आंसर आएगा आपका? लैम्डा की यूनिट क्या आएगी? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है? इसी तरीके से अगर कापा की वैल्यू यहां पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पुट करोगे तो फिर ये आएगी यूनिट लैम्डा एम। तो ये लैम्डा एम की यूनिट होगी। ठीक है? यूनिट ऑफ लैम्डा एम। ठीक है बच्चों? तो यहां तक आपको मैंने करा दिया, लगभग सब कुछ करा दिया। कोलार्स लॉ रह गया। कोलार्स लॉ बेटा सिंपली मैंने आपको क्या बताया था? कोलार्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी बेटा उसके अंदर आयंस होते हैं, जैसे अगर NaCl के आयंस है बेटा, तो अगर उसकी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? दोनों आयंस की बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या कर दोगे? सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों? उसको क्या करना है आपको? ऐड कर लेना। एक बार लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी पढ़ना था, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या बताया था बेटा? जब कंसंट्रेशन लगभग 0 की तरफ पहुंचती है ना, जब कंसंट्रेशन लगभग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, बहुत ज्यादा उसमें पानी डाल देते हैं या कंसंट्रेशन को 0 कर देते हैं, तो बेटा कंडक्टिविटी की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। और इसी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों? एक बार सारा पढ़ लेना पीछे तक, और यूनिट भी देख लेना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की क्या होती है। यूनिट सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लॉ को एक बार पढ़ लेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है? तो कल बेटा टेस्ट है, सभी को प्रेजेंट रहना है और सभी के 70% मार्क्स होने चाहिए। 20 क्वेश्चन है MCQ बेस्ड। ठीक है? चलो ओके बाय। यस सर। ओके बाय, टेक बाय केयर। सर। बाय सर।